अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में महीने भर से जारी सियासी बहरान क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद टल गया है या एक नए मरहले में दाखिल हो गया है, इसका तयन अगला हफ्ता करेगा। तहरीक इंसाफ ने की कोर कमेटी के इजलास में मुज़ाहमत का फैसला किया है। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी से मशरूत कौमी असम्बली के इस्तीफों का ऐलान किया जाएगा। ताहम इस पर पार्टी में इख्तिलाफ के बाद हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। दूसरी जानिब इमरान खान भरपूर अवामी राबता मुहिम भी शुरू कर रहे हैं। आज इशा के बाद हर जिले में एहतजाज होगा, जबकि मंगल को पेशावर में बड़ा जलसा किया जाएगा। मुल्क की सियासत आइंदा दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, अपोजिशन मुत्तहिद रहकर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है, लेकिन क्या ये इत्तेहाद और इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत कितना अरसा कायम, मुत्तहिद और मुशावरत के साथ चल सकेगी। इस तमाम सूरत हाल पर बात एक चीज़ ज़रूर तय हुई, ख़ास तौर पर पिछले एक हफ्ते या गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर, कि इसने मुल्क की सियासी और आइनी तारीख को किसी हद तक बदल दिया है। जो मेहमान आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, ज़ैगम खान साहब हमारे साथ हैं, अतर काज़मी साहब मेरे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, थोड़ा सा जो 2 हफ्ते गुजरे, जहाँ पर आकर क्लोज़ हुआ, यहाँ से आगाज़ करके फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आने वाले दिनों में क्या है सामने खड़ा। आपसे ये आगाज़ करती हूँ कि क्या गलत हुआ, कौन सा फैसला, कौन सा लम्हा, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए सब कुछ पॉजिटिव, बेहतर और अच्छा ही दिख रहा था। आपके ख्याल में कहाँ सूरत हाल, हालात किस लम्हे हाथ से निकले कि कल रात 12 बजे जहाँ हम खड़े थे मामला वहाँ तक पहुँचा? जी, शुक्रिया आयशा। देखिए, खैर हमारी सियासत में इस तरह की सूरत हाल माजी में भी रही है, लेकिन मेरा ख़्याल है जो 9 और 10 अप्रैल की रात को हुआ वो बिल्कुल एक गैर मामूली सूरत हाल थी। इसका पस मंज़र क्या है, इसमें 2018 के इलेक्शंस से उठा लें आप, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत बनी, उस पे ज़ाहिर है एक नुक्ता नज़र ये है कि उनकी हुकूमत बनवाई गई और एक नुक्ता नज़र ये है कि उनकी हुकूमत बनी। इसमें ज़ाहिर है जो उनके इत्तेहादी थे, अगर हम पूरे 3.5 साल का जायज़ा लें तो उनके इत्तेहादी उनके साथ खुश नहीं थे और ये वक्तन फ़वक्तन हमें इसका पता चलता रहता था। अब ज़ाहिर है जब एक कमज़ोर हुकूमत होती है जो इत्तेहादियों की बेसाखियों पे खड़ी होती है, तो वो किसी वक्त भी इत्तेहादी 2 सूरतें होती हैं उसकी, और 2 सूरतें होती हैं कि उस वक्त 2018 में जब इमरान खान की जमात एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरी थी, तो वो अपने आप को अपोजिशन में रखते, ताहाल के वो, क्योंकि उसमें आमतौर पे आप फिर माफ़ कीजिएगा, ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। दुरुस्त। और ये नज़र आया, फिर आगे चल के हमें नज़र भी आया, अब आप उसे ब्लैकमेलिंग कहें, उसे बार्गेनिंग कहें, जो भी है, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया। आप PMLQ का ले लें, केस ले लें, आप MQM का केस ले लें, आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ले लें, आप छोटे छोटे ग्रुप्स का ले लें, तो जब आप इस तरह की कमज़ोर हुकूमत बनते हैं तो इस तरह के क्राइसिस खड़े होते रहते हैं। दूसरा जो इमरान खान साहब से गलती हुई वो ये कि उन्होंने कोई बड़ी रिफॉर्म्स नहीं की, कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं की। एहतसाब हुआ, लेकिन एहतसाब जिस अंदाज में हुआ उसमें सियासी इंतकाम की बू नज़र आने लगी, क्योंकि आप एहतसाब नैब कर रही थी, लेकिन उसकी जो सब पेशबंदी थी वो शहजाद अकबर साहब करते थे। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और गवर्नमेंट की नेक्सेस विद नैब जो है, उससे एहतसाब के अमल को नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती गईं और फिर हमने देखा कि जिस तरीके से अपोजिशन थी, अपोजिशन ने कई कोशिशें की लेकिन वो नाकाम रहे। वो सेनेट में मेजॉरिटी के बावजूद भी नाकाम रहे, वो तमाम तर चीज़ों के बावजूद नाकाम रहे और बात अक्टूबर तक आ गई। अक्टूबर में जो समरी पे तनाज़ा खड़ा हुआ, उस तनाज़े के बाद की सूरत हाल अगर हम देखें तो उसमें चीज़ें संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई। हालांकि ये बात हुई कि समरी का मसला भी हल हो गया, लेकिन मामलात बिगड़ते चले गए और फिर हम आ गए जो है 8 मार्च पे। अब 8 मार्च पे जब आए तो वो चीज़ आगे बढ़ी, तो एक मुरासले का मसला खड़ा हुआ, जिस पे इमरान खान साहब का मजबूत मौक़िफ़ ये है कि जी इसमें एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। अब साजिश को हम समझना चाहिए हमें कि साजिश हमेशा वो होती है जो कुछ लोग मिल के करते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं उसे बताते नहीं कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। इसको अभी डिटरमिन करना बाकी है
इस चीज़ को कि ये इसमें किस हद तक जान है नहीं है, क्योंकि महज एक मुरासला काफ़ी नहीं होगा, इसकी पूरी तहकीकात होनी अब भी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत बने वो इसकी तहकीकात ज़रूर करे, चाहे नेशनल डिफेंस कमेटी का जब भी इजलास हो। लेकिन इमरान खान साहब से कहाँ गलती हुई इस 1 महीने में बुनियादी तौर पे? इस 1 महीने में उनसे बुनियादी गलती ये हुई कि उन्होंने उस लेटर को जो कौमी असेंबली में उन्हें 28 मार्च को पेश कर देना चाहिए था, क्योंकि 27 मार्च को उन्होंने लहरा दिया था पब्लिक में, लेकिन 28 मार्च को जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है, ऑपोजिशन लीडर पेश करते हैं, तो उधर कोई भी हुकूमत का वजीर खड़े होके इस लेटर के हवाले से एक तकरीर भी नहीं करता, और बाद स्पीकर जो है उसको इन ऑर्डर करार देता है और 3 अप्रैल को वोटिंग के लिए मुकर्रर होता है। अब जिस वक्त आप वोटिंग के लिए मुकर्रर कर दें, तो उस वक्त ये इस बुनियाद पर उसको जो है रद्द करना कि जी आर्टिकल 5 आ गया, तो आर्टिकल 5 28 मार्च को क्यों नहीं आया? वहां से कंट्रोवर्सी खराब होती है, वहां से तनाजा बढ़ जाता है। एक रूलिंग के नतीजे में वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जाएं 3 अप्रैल की पोजीशन पर जाएं और वोटिंग कराएं। उस दिन, उसका पूरे दिन का अगर आप जायजा लें, तो गैर जरूरी तौर पे इमरान खान साहब ने उसको डिले किया और अल्टीमेटली नतीजा हमारे सामने आ गया। मदर साहब ने उसकी पूरी तारीख भी सामने रख दी। ज़ैगम खान साहब, ये जो कल होस्टेज और एम्बैरस सिचुएशन इस्लामाबाद बना पूरी दुनिया के सामने, मदर साहब ने एक बैकग्राउंड रखा। आपसे सवाल यह है कि वो इत्तेहादी हो, हुकूमती जमात में ग्रुप्स हो, मुखालफिन हो, या फिर बहुत से अहम फैसले फैसला साज बकलम खुद जिम्मेदार ठहरा फिर इस बात का, या वो मशवरा साज या साथ मौजूद मुसाहिबीन जो मशवरे देते रहे? कहाँ जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि हैंडलिंग ऑफ इशूज बर वक्त मुनासिब अंदाज में ना हो सकी, जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह बनती है तमाम चीजों के पीछे? देखिए आयशा, अगर आज 600 साल गुजरने के बाद भी हम अकबर आज़म की तारीफ़ करते हैं, और तारीफ़ के पहले पहले पॉइंट्स में हम कहते हैं कि उसने जो 9 एडवाइज़र लगाए थे वो उस वक्त के बेहतरीन दिमाग थे, अपने अपने शोबों के ऐसे ज़बरदस्त दिमाग थे कि उन्होंने जो अपने अपने सेक्टर्स में रिफॉर्म ली, वो सैकड़ों साल तक जो है कारआमद रहीं और मुगलिया सल्तनत के भी काम आई और बाद में भी इसके काम आई। तो क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट हम अब्बुल फजल को देंगे, फैजी को देंगे, बीरबल को देंगे, मुल्ला दो प्याजा को देंगे, या अकबर आज़म को खुद देंगे? डेफिनेटली क्रेडिट तो अकबर आज़म का है, जिसने ऐसे माइंड्स जो है अपने गिर्द जमा किए। लीडरशिप का अहम तरीन वस्फ जो है वो टीम बिल्डिंग है। वो लीडर ही क्या हुआ जिसको टीम बिल्डिंग नहीं आती? अच्छी टीम बनाना, बुरी टीम बनाना, ये लीडर का हक भी होता है। आइन हक देता है वजीर आज़म को कि अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाए और बाहर से भी लोगों को लेकर आए, अपने एडवाइजर्स बनाए। जब वो लाता है तो उनकी परफॉर्मेंस की भी उसकी जिम्मेदारी है, उनकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस भी उसकी जिम्मेदारी है। तो 100% जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर आयद होती है कि वो किस तरह के लोग लाए। और सिर्फ जो उनकी नाकामी है वो सिर्फ लीडर्स की सिलेक्शन की तो नहीं है। जिस तरह मजहर साहब ने भी इशारा किया कि वो रिफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब ये है कि रिफॉर्म करना तो छोटी बात है, मैं तो समझता हूँ वो सिस्टम को चला ही नहीं पाए। उसके दौर में आपको जो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स क्या बताते थे, वो बताते थे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी अनार्की फैल गई है कि कोई काम नहीं हो रहा। जिन लोगों का टेन्योर 3-4 साल होना चाहिए था, उनका 3-3 माह का टेन्योर था। पाकिस्तान माशी बहरान से गुजर रहा था और वजीर खजाना पे वजीर खजाना बदल रहा था, सेक्रेटरी खजाना पे सेक्रेटरी खजाना बदल रहा था। आपने देखा कि इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 8-8 एसी बदल रहे थे, 8-8 डिप्टी कमिश्नर बदल रहे थे, 7-7 आईजी बदल रहे थे। तो एग्जीक्यूटिव के हेड के तौर पर उनकी नाकामी एज प्राइम मिनिस्टर, एज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, वादा रिफॉर्म का था, लेकिन इशू यह वो चला भी नहीं पाए। लेकिन आप दूसरे 2 पिलर ऑफ स्टेट में उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। जो इस वक्त की हमारी जो हालिया तारीख है उसमें बदतरीन जो पार्लियामेंट वो है जो इस वक्त की है, कि कितना कम, सिर्फ 23 मरतबा जो है वजीर आज़म साहब तशरीफ ले गए। वादा जिनका ये था कि वो हर हफ्ते सवालात का जवाब जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट की तरह पे दिया करेंगे। बराह रास्त वो एग्जीक्यूटिव का हेड होते हुए बराह रास्त वो स्पीकर पे हुक्म चलाते थे और एग्जीक्यूटिव ने मुकन्नना पे कब्जा कर लिया। जुडिशरी के मामले,
काजी फायज पे जिस तरह प्रेशर डाला, तो ये सब चीजें आपके सामने हैं। ये मिल मिलाकर जो है उनकी ये सब चीजें अनडूइंग बनी। तो ज़ैगम खान साहब के मुताबिक फैसला साज इन तमाम फैसलों का जिम्मेदार है, मशवरा देने वाले नहीं। अतर काज़मी साहब, आपकी जानिब आऊंगी, बात फिर वहीं से शुरू करूंगी। हुकूमती जमात में ग्रुप्स, इत्तेहादी जो हैं वो नाराज, मुखालफिन के खिलाफ सियासी इंतकाम, इदारा जाती रिफॉर्म्स का ना होना, अक्टूबर और अक्टूबर के बाद ये मुरासले वाला मामला। अब पीटीआई आपको लगता है एक्सेप्ट करते हुए चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हुए आगे बढ़ेगी सियासत के अंदर, या फिर वही जारहाना अंदाज रहेगा कि सिर्फ हम कोई और नहीं? ताल्लुक है कि इमरान खान रिफॉर्म्स नहीं कर सके। इमरान खान साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनकी वो कमजोर थी। एक खत लेके वो पूरे मुल्क में फिरता रहा, मुल्क का वजीर आजम। ना जुडिशरी ने उसके ऊपर तहकीकात के लिए माना, ना किसी और इदारे ने कहा कि हम इसके ऊपर तहकीकात करवाएंगे। उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब का FIA के अंदर केस चल रहा है, जो भी उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी है, वो किसने डिले कराया हुआ था? कल रात को PM के फोकल पर्सन के घर पे छापा किसने मरवाया? इस वक्त तो हुकूमत ही नहीं है। तो ये कहना कि सब कुछ इमरान खान के हाथ में था और इमरान खान ने कुछ नहीं किया, सब कुछ नजर आ रहा है सामने के कौन क्या कर रहा था। पहले आप कहते थे कि सिलेक्टेड हुकूमत थी, इस दफा तो इम्पोर्टेड ताबेदार सिलेक्टेड हुकूमत आई है। और जिस तरीके से आई है, आज तक किसी मोअज़्ज़िज़ अदालत ने रात को 12 बजे किसी आम आदमी को इंसाफ देने के लिए दरवाजे खोले अपने? क्या हो रहा था कल इस्लामाबाद के अंदर? देखा नहीं कि आपने सारे प्लेयर्स इमरान खान की हुकूमत को फारिग करने के लिए अपना अपना किरदार प्ले कर रहे थे। इमरान खान चाहता तो एक हफ्ता पहले भी इस्तीफा दे सकता था, 2 हफ्ते पहले भी दे सकता था, लेकिन जरूरी था कि सारे किरदार जो हैं सब कुछ खुल के सामने है कि कौन क्या कर रहा है। हमें यहाँ पे स्पीकर साहब की जो अथॉरिटी है, वज़ीर आज़म साहब ने उनको कोई हुक्म दिया वो बुरा लगता है, लेकिन जिस तरीके से अदालत ने डिक्टेट किया, मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला मनोवन मानता हूँ, लेकिन इंतहाई एहतराम से कहता हूँ कि उन्होंने तो ये भी बता दिया कि आपने कार्रवाई किस तरह चलानी है, क्या कुछ करना है आपने। उन्होंने हुक्म नहीं दिया, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि पार्लियामान किस तरह ऑपरेट करे। तो इस ऐसे सारे हालात के अंदर अगर आप इमरान खान की परफॉर्मेंस के हवाले से कह रहे हैं कि अनारकी थी, कोरोना आया, हमारी 100 साल आलमी तारीख के अंदर इस किस्म का यहाँ पे कोई बहरान नहीं आया। उसके दौरान जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, पूरी दुनिया ने उसको माना। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। अभी आपका सर्वे आया है, लेबर सर्वे, कि आपकी 5.7 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई 3 साल के अंदर। एक्सपोर्ट्स आपकी ऑल टाइम हाई हैं, रेमिटेंस आपकी ऑल टाइम हाई हैं। तो ये रेटरिक तो बड़ा अच्छा लगता है, ये वो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि वो जी बिल्कुल नाकाम हुकूमत थी वो, और उसी की वजह से ये लोग आ गए। अब जो तब्दीली आई है, अगर ये पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली आई होती तो सर आंखों के ऊपर कोई भी बंदा, कोई भी बाशऊर आदमी ये मान सकता है कि ये पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली आई है, ये सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ है। कोई भी नहीं मानेगा, सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। और वो जो खत था, वो खत हमें भी दिखाया गया, मैं खुद भी गया था उस ब्रीफिंग के अंदर, तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत सारे किरदार थे और उन सब किरदारों ने आपने मुरासला खुद से देखा है? डिसाइफर हुआ मुरासला देखा है? हमें मुरासले के ऊपर ब्रीफिंग दी गई थी, अब उसको डीक्लासिफाई कर दिया तो आप देखा भी देंगे। अभी तक खैर खबर है कि स्पीकर को और चीफ जस्टिस साहब को भेजा है। अतर सवाल दोबारा से थोड़ा सा रीफ्रेज करूंगी कि क्या पीटीआई सब कुछ अच्छा था, बेहतर था, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हुए आगे बढ़ेगी, या जिस तरह से भी आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम में अमरीका मुखालिफ बयानिए से आगे कौमी इदारों पर तनकीद तक के मामले में यानी कि शदीद जारहाना अंदाज में दिखेगी? देखिए, आप पीटीआई के किसी भी लीडर को देख लें, किसी कौमी इदारे के ऊपर उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, किसी भी कौमी इदारे के ऊपर। बिल्कुल जो कौमी सलामती के इदारे, किसी के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से भी खान साहब ने कहा कि मनोवन हम फैसला मानते हैं। जहां तक अवाम के पास जाने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में पीटीआई के पास इस वक्त वाहिद हल ये है कि वो पार्लियामान को छोड़ें और वो सड़कों पे अपना मुकदमा लड़ें। वो पार्लियामान जिसमें मुबैना तौर पे अमेरिका के कहने के ऊपर हुकूमत चेंज हो जाती है और कोई तहकीकात करवाने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पार्लियामेंट के अंदर खान साहब को बैठना चाहिए, ना ही वो बैठेंगे। मैं अभी आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान उस पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठेंगे, वो सड़कों के ऊपर जाएंगे और वो उनको यही पता है कि आप मुझे अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई इस्तीफे देने वाली है, सिर्फ इमरान खान साहब इस्तीफा देने वाले हैं? खबर पूरी कर देना। नहीं, जो मेरी जो बात हुई है अभी एक सीनियर लीडर से, उसमें यही है कि वो कह रहे हैं कि हम बतदरीज इस्तीफे देंगे
और इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, वो इनकी हुकूमत को मुंतखब करवाएंगे। कल वो वजीर शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे आप बने वजीर आजम और अब आप चला के दिखाएं मुल्क, अब आप पेट्रोल सस्ता करें। चलें अब जी, आप देखते हैं कि सस्ता कल करें। कल प्राइम मिनिस्टर का जब इंतखाब होना है तो इमरान खान साहब आते हैं। जैसे जैगम साहब कहते हैं सिर्फ 23 बार आए हैं, लेकिन खबर यह भी है कि हो सकता है वो कल के इजलास में शिरकत करें। लेकिन यहाँ पर जो एक बात हुई कि पार्लियामान क्यों कैसे चलेगी, इसके ऊपर बड़ी बात की गई है, ऑर्डर दिया गया, मगर पार्लियामान को फिर भी स्पीकर चेयर नहीं चला रही थी, उस वक्त वजीर आजम ही चला रहे थे और डिक्टेट कर रहे थे। बड़ा अहम सवाल है कि एक इदारा दूसरे इदारे की जुरिस्डिक्शन में तो ना है, मगर खुद इदारे भी अपने कवानीन पर अमल पैरा नहीं होते हैं। मजहर अब्बास साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपने आगे गुफ्तगू में कहा कि मुरासले के ऊपर इस पर बर वक्त फैसले और इसको सही खुलकर सामने आना चाहिए। और ये हकीकत है कि ये कितना बड़ा मामला बन गया। सवाल इसी पर है आपसे कि कहीं ये पाकिस्तान की सियासत में माइनफील्ड की शक्ल में ये मुरासला तो नहीं रह जाएगा, या ये फिनिश स्टोरी हो जाएगी आने वाले दिनों में? इसको कहाँ देखते हैं? देखिए, पहली चीज ये कि दो मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहिए। हुकूमत की परफॉर्मेंस पे आप सवाल करती, मैं कहता हूँ उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी हैं उसके अंदर। क्या ये नहीं है कि इमरान खान साहब ये कह कर आए थे कि 6 महीने में वो पता नहीं क्या इनकलाब ले आएंगे, और फिर हमने देखा कि 6 महीने में, जिस तरह भी जैगम कह रहे थे, आप देख लें कि कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं। तो जब आप चेंजेस पे चेंजेस करते हैं, अच्छा ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको वो खुद निगेट करते रहे हैं, ऐसा नहीं है ये। फिर ये कि वहाँ से शुरू करें ना कि क्या 2018 के इलेक्शन में हुकूमत की फॉर्मेशंस जो थी वो वही नहीं, उसी अंदाज में नहीं हुई थी जिस तरह हमने आज ये बात कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। अब ऐसा लग रहा है, अभी जिस तरह अक्सर बात कर रहे थे, कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान का कोई इदारा सिवाय खुद वजीर आजम, इस हवाले से वो खुद कह रहे हैं ना कि कोई तहकीकात नहीं करने को तैयार, किसी ने कोई कमीशन नहीं बनाया। अब ये काम 7 मार्च को एक मुरासला आता है, उसके बाद या तो ये काम हुकूमत खुद कर सकती थी कि कोई तहकीकाती कमीशन बनाता। आप कोई तो चीज़ लेके जाते ना सुप्रीम कोर्ट में, आप, और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी रहने दें, सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरफ रखें। मैंने तो फिर एक बेसिक क्वेश्चन किया है ना, उस अदम एतमाद की तहरीक को रिजेक्ट करवाने का आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ रहे थे, आप उनको बताने को तैयार नहीं थे। आप कौमी असेंबली में बताने को, आपने असद कैसर को किस दिन लेटर दिखाया? आखिरी दिन, यानी उस वक्त भी आपने शेयर करने का फैसला नहीं किया। आखिरी घंटों में मदद साहब, यहाँ पे एक सवाल जो आप भी उठा रहे हैं, कतई कलामी की माजरत, कोर्ट ने भी कहा कि महज इल्जामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं जो बात आप कर रहे हैं। 7 तारीख को मौसूल होने वाला मरासला, और पहली बार भी एक जलसे में उस पर बात होती है, तो इतनी गैर संजीदगी खुद प्राइम मिनिस्टर के एंड पर क्यों रही इस मामले को लेकर? सारे मामला अलग हो जाने चाहिए थे। अगर वो समझते हैं कि वो 2 बातें को रिलेट कर रही थी 7 और 8 तारीख की, तो सब बातें छोड़कर कोई कितनी भी अहमियत रखती होती है, प्राइम इशू होना चाहिए था। जी कहिए। छोटी सी चीज ऐड कर, छोटा सा एक जुमला में ऐड कर, मदद साहब 1 सेकंड जी, अतर कह दीजिए। 7 तारीख को ये मुरासला आया था, पर आप प्राइम मिनिस्टर से पूछें और जो बाखबर लोग हैं उनसे पूछें कि किन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि OIC की कॉन्फ्रेंस होने दें, उसके बाद इसके ऊपर रिस्पॉन्स दीजिएगा। किसने कहा था ये प्राइम मिनिस्टर को? उसके बाद भी तो ताखीर है। जी मदद साहब कहिए। एक मिनट आयशा जी जी। अच्छा, OIC की कॉन्फ्रेंस तो 24 को खत्म हो गई थी। 28 मार्च, मैं तो 28 मार्च की बात कह रहा हूँ ना, जिस दिन मोशन मूव हुआ है उस दिन, क्योंकि 27 मार्च को तो उन्होंने खुद ही लहरा दिया था, तो 28 मार्च को कौमी असेंबली में ये क्यों नहीं पॉइंट उठाया गया जब मोशन मूव हुई? इसकी कोई जस्टिफिकेशन किसी तरफ से सुनी है आपने? कि 28 मार्च को शहबाज शरीफ साहब एक मोशन मूव कर रहे हैं और उसमें हुकूमती बेंच की तरफ से एक लफ्ज नहीं बोला गया, तो स्पीकर क्या करता? स्पीकर ने इन ऑर्डर कर दिया। अब जब वोटिंग का वक्त आया 3 अप्रैल को, जो आखिरी दिन था, तो आप आर्टिकल 5 को लेकर आ गए, और जहां तक उसका ताल्लुक है, बिल्कुल पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो अपनी जगह है, लेकिन माजी में भी ये चीजें होती रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसलों को ओवरटर्न करते रहे हैं। असल चीज ये है, इस पर डिबेट हो सकती है, इस पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है कि आपने उसकी कोई, मेरे पास, मैंने बहुत से वजीरों से बात की, किसी एक के पास ये जस्टिफिकेशन नहीं है। और उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है कि उस वक्त तक वजीर आजम को ये यकीन था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनका साथ नहीं छोड़ेगी, MQM उनका साथ नहीं छोड़ेगी, और PMLQ उनके साथ रहेगी, जो आखिर में रही, लेकिन उसके 1-2 लोग इधर उधर हो गए।
तो जब इत्तेहादी साथ छोड़ गए तब जाके आपने फैसला किया कि अब 3 अप्रैल मामला संजीदा हो गया है। ठीक है, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। मदर साहब, यकीन है का पॉइंट उठा रहे हो और किसी को रिलेट करें तो 29 तारीख को जब परवेज इलाही साहब को सीएम शिप पंजाब की ऑफर की गई और उसी रात परवेज इलाही साहब कुछ टीवीज पर आए और उन्होंने बात की तो उनको ये सवाल किया गया कि आया वजीर आजम साहब ने आपको उस गैर मुल्की साजिश से मुतालिक और उस खत से मुतालिक कुछ बताया? तो परवेज इलाही साहब ने कहा नहीं, वो तो बताने नहीं बताया, ना मुझे पता है कि वो क्या है। सो कितना इंपॉर्टेंट था अपने इत्तेहादी को ऑन बोर्ड करना, मगर उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस इत्तेहादी को जिसे सीएम शिप पंजाब की ऑफर की उस मुरासले से मुतालिक कुछ नहीं बताया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर ये ऑपोजिशन को कामयाबी मिल तो गई, मगर चैलेंज कितना बड़ा उनके लिए खड़ा है, साथ ही साथ सड़कों पर अगर पीटीआई है तो क्या ऑपोजिशन भी कुछ कर पाएगी? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। ज़ैगम खान साहब, जो अतर साहब बात कर रहे थे, मैं आपसे सवाल यूँ रखूं कि अब क्या, जाहिर बात है पहले पीटीआई हुकूमत में नहीं आई थी, करीबन 4.25 साल का अरसा गुजर गया, कुछ बात आपने पहले की, आगे बढ़ते हुए क्या इसका एहतजाजी नैरेटिव लैंडस्केप पर पॉलिटिकल पर असरअंदाज होगा? वो बयानियां जिस तरह एक कन्विक्शन से इमरान खान साहब बनाते रहे हैं, अब वो एजेस रहेंगे जो एज उनको पहले हमेशा हासिल रहा कि उनका फर्स्ट टाइम नहीं था कभी भी, अब फर्स्ट टाइम हो चुका है। तो आप समझते हैं कि वो उनका वही एग्रेसिव स्टाइल चलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई थॉट प्रोसेस काम करेगा अपने आप को बताने, कहने या फिर अगला वादा करने के लिए? इमरान खान का थॉट प्रोसेस काम करेगा। देखें, इमरान खान एक खौफनाक पॉपुलिस्ट हैं। अब उन्हें मालूम है कि उनका तब्दीली का चूरन नहीं बिक सकता, अब उनका नया पाकिस्तान का चूरन नहीं बिक सकता। अब वो बात ही नहीं कर रहे। अब वो एक नया नैरेटिव लाए हैं जो इंतहाई टॉक्सिक नैरेटिव है, जो पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरह से तकसीम करेगा कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये गौर कीजिए कि क्या इमरान खान पाकिस्तान के कल्ले चौकीदार हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो 3 उनके कोलिशन पार्टनर्स थे, बीएपी, बीएनपी और एमक्यूएम, इसको अमेरिका ने आके ख़रीद लिया है। यही बात है ना जी, यही इन 3 के हटने की वजह से ही वो हारे हैं ना। 3 पॉलिटिकल पार्टीज को अमेरिका ने खरीद लिया, जिसके जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत पे कब्जा करा लिया। हमारे यहाँ कोई काउंटर इंटेलिजेंस का कोई इंतजाम नहीं है, जिनको कोई पता नहीं है, या तो पता नहीं है या वो अमेरिका के साथ या उन लोगों के साथ मिल गए हैं जिन्होंने खुद को फरोख्त कर दिया है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? तमाम इंफॉर्मेशन अगर है तो वो इमरान खान के पास है, और इमरान खान के जो पास है उसका सोर्स एक तीसरे दर्जे का अमेरिकी फॉरेन ऑफिस का बंदा है, जिसने खुद ही सारे बीन्स जो हैं वो गिरा दिए हैं। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कड़ियां जोड़ी हैं। अमेरिका एक एरोगेंट सुपर पावर है, बार बार धमकियां देता है, सबको देता है। इंडिया को भी हाल ही में उसने दी है, कई बार दी है कि तुम रूस से तेल लेके दिखाओ, फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। लेकिन सवाल ये है कि उससे अगला स्टेप जो इन्होंने जोड़ा है, अमेरिका ने दी होंगी, और खाली अमेरिका की बात नहीं है। अमेरिका ने कहा जी कि इमरान खान से हमारा गुजारा नहीं है। सऊदी अरब से पूछ लें, वो भी यही कहेगा, चीन भी यही कहेगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो हमारे मोस्ट क्रूशल फॉरेन पॉलिसी वाले एरियाज थे, उसको उन्होंने इस तरह डिसफंक्शनल किया है कि ना सऊदी अरब खुश है, ना आपके साथ चीन खुश है। और अगर वो कैंडिडेट बात करें तो वो भी करेंगे, अमेरिका की तरह दूसरे लोग बात नहीं करते, इसलिए वो शायद नहीं कर रहे। इशारों किनायों में तो उन्होंने कर दी है। जिस तरीके से प्रिंस सलमान ने इनके साथ जो सलूक किया, जो अभी $3 बिलियन देते हुए उन्होंने मुआहदा किया, तो क्या वो खुश हैं? तो वो एक ऐसा टॉक्सिक नैरेटिव लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल चल सकता है। इसलिए चल सकता है कि इन नैरेटिव्स के लिए हकीकत की कोई जरूरत नहीं होती। आप लॉजिक से उसको फाइट ही नहीं कर सकते, कानूनी तौर पर उसको निमट ही नहीं सकते। भाई वो सबको कहते हैं चोर है, आप कुछ कहते रहे, वो किसी को साबित ना कर पाए, कुछ भी ना कर पाए, लेकिन वो कह रहे हैं सबके सब चोर हैं। जो मेरी पार्टी में शामिल हो जाए वो जो है चोर नहीं है, जो मेरी पार्टी शामिल ना हो वो चोर है। आप कर ले कुछ करना। नैरेटिव है एक पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड का, तो ये नैरेटिव बना रहे हैं और इसका असर हो सकता है, और बहुत खौफनाक असर हो सकता है पाकिस्तान की सियासत पर भी, पाकिस्तान के माशरे पर भी, पाकिस्तान के लैंडस्केप पर इसका असर हो सकता है और खतरनाक असर हो सकता है। ज़ैगम खान साहब कह रहे हैं। अतर साहब, एक बयानिया था द ओनली ऑप्शन, जो बहुत कहा गया पीटीआई की जानिब से, एक करप्शन मुखालिफ बयानिया था। ये दोनों तो अब चल गए, जिस तरह ज़ैगम खान साहब कह रहे हैं। तो क्या इस वक्त पीटीआई मैक्सिमम एज पे जाएगी और उसका मैक्सिमम गोल जल्द इंतखाबात है, या जो अभी जमातें हुकूमत बना रही हैं उनके साथ बैठना चाहेगी अंदर, या नहीं सिर्फ इंतखाब की तरफ बढ़े? देखिए, जो ज़ैगम साहब ने बात की ना, ये बड़ी हद तक यही प्रॉब्लम
उन्होंने उनके इमरान खान साहब के थॉट प्रोसेस के ऊपर बात की। अगर आप जो सियासी जमातें हैं ऑपोजिशन की, उनके सीनियर रहनुमाओं से बात करें, वो भी एग्जैक्ट इसी सियासी ज़ौम के साथ बात करते हैं, इसी सियासी घमंड के साथ बात करते हैं। वो इमरान खान को सियासतदान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि ये शख्स नहीं, मैं तो मान रहा हूँ, मैं उनको पॉपुलिस्ट, सक्सेसफुल पॉपुलिस्ट मान रहा हूँ। ठीक है मैं तो सर एक पॉपुलिस्ट मान रहा हूँ। आपने जी ज़ैनब साहब आते हैं आपकी तरफ। अतर साहब मुकम्मल कर लीजिए। आपने मान लिया सर, थैंक यू सो मच, आपने मान लिया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनके मुखालफिन है। अच्छा, वो भी यही कहते हैं कि ये तो है ही नहीं है, सियासतदान ही नहीं है, क्योंकि उनका जो सियासी तकब्बुर है, उनका जो सियासी घमंड है, वो उनको जमीन पे नहीं आने देता। और यही वजह है कि मसलसल ये 3 साल से इमरान खान से शिकस्त खा रहे थे, फिर ये जाके किसी के साथ मिले, किसी के कंधे के ऊपर बैठे, इन्होंने अपनी सोल को डेविल के साथ मिलके वो जो कहते हैं वही कुछ किया, और फिर आके इन्होंने अपनी हुकूमत बनाने की ये पोजीशन में है, और सब मिलके जो एक दूसरे के खिलाफ किस किस्म के इल्जामात लगाते हैं। इमरान खान की जो सियासत है वो आप जिसे कह सकते हैं रवायती सियासत ना हो, लेकिन वो दौरे हाजिर की सियासत है। वो आजकल के टिकटॉक के दौर की और सोशल मीडिया के दौर की सियासत है। जहां तक उनका ये जो नैरेटिव है खत वाला, इसको सिर्फ ये कह देना कि ये बिल्कुल फेक है और ये टॉक्सिक है, मेरे ख्याल में ये जायज वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामी है जिसमें आपके सारे सर्विसेज चीफ बैठते हैं। उन्होंने कहा कि ब्लेटेंट आपकी इंटरफेरेंस हुई है, किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें कुछ नहीं है। और फिर अमेरिका के डिप्लोमेट को बुला के एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। वो किस लिए करवाया गया? तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। पर प्रॉब्लम क्या है, ये बात इमरान खान साहब ने हमें भी बताई ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी उनसे मुलाकात होती। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज़हनी तौर पे इस हद ततक गुलामी का और सब सर्वेंट का, इतने सब सर्वियंट हैं हम कि इस तरह की बातें माजी में हमें बुरी नहीं लगती थी। वो जो मर्जी कहते रहे, हम वो कहते रहे, धमकियां देते रहे, कहते रहे इस हुकूमत को चेंज करो, हम आगे से यस सर कहते रहे। तो ये सिर्फ मसला है कि पहली दफा किसी ने आगे से उनसे पूछा कि भाई क्यों, आप क्यों इस तरह कह रहे हैं, कोई मुनासिब तरीके से बात करें। और ये तासुर देना कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है, ये सरासर ज्यादती होगी। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने गुलामी नहीं करनी, दोस्ती आपसे करनी है, और ना ही पाकिस्तान को एंटी अमेरिका होना चाहिए। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात जरूरी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम भिखारी बन जाएं और हम गुलाम बन जाएं। वैलिड पॉइंट्स। मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊंगी। अतर साहब ने 2 बार बात की, एक तो मरासले को लेकर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का फैसला नहीं था ताखीर, और फिर उन्होंने 2 बार इस बात की है कि जो ऑपोजिशन है वो खुद से नहीं ये सब कुछ कर सकती थी, या उसने किया, कंधों का जिक्र उन्होंने कर दिया। और एक तो इस बात को एड्रेस कर दीजिएगा कि क्या वाकई हमारे सियासतदान ने कुछ नहीं सीखा 75 साल में? हर जाने वाला हर आने वाले के लिए और हर आने वाला जाने वाले के लिए सेम अल्फाज इस्तेमाल करता है। एक एरोगेंस का लफ्ज दोनों तरफ से दोनों तरफ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारी पॉलिटिकल एलीट की एरोगेंस है, वाकई इतनी बड़ी है कि इस मुल्क से भी बड़ी है। देखिए, पहली चीज तो ये कि नेशनल डिफेंस कमेटी ने अगर ये बात तय कर ली थी तो अभी तो यही नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि सिवाय इमरान खान के और कोई पोजीशन नहीं ले रहा, कोई तहकीक नहीं कर रहा। तो फिर ये क्यों, फिर वहीं जाके चीजें क्यों रुक गई? उसी दिन जो है वो रेफरेंस क्यों नहीं फाइल हुआ? उसी दिन केस क्यों नहीं रजिस्टर किया गया? ये अगेन मैं कहूँगा कि इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, ट्राइब्यूनल बनाएं, कमीशन बनाएं, जो कुछ भी करें, ये एक मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पहुँचना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए, इलेक्शंस जो होते हैं ना, वो उसकी साइंस बिल्कुल अलग होती है। इसमें कहीं आप पूरे पंजाब में देखें, पंजाब में तो ये सब 2018 में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी ना। 2018 में तो इमरान खान गए थे एक अनटेस्टेड पॉलिटिशियन के तौर पे, जिनको टेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब में जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे नहीं उभर सके। उसकी कई वजूहात थी, उसकी दीगर वजूहात थी। अब जो मुख्तलिफ सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल सेल करेंगी। इमरान खान एक सियासी हकीकत हैं, इमरान खान जो है एक पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन ये सिर्फ ये नैरेटिव नहीं। असल में अगर इमरान खान को सियासी फ़ायदा हो सकता है तो वो उससे हो सकता है कि ये जो पीरियड है, ये ब्रीफ सा पीरियड जो होगा इस गवर्नमेंट का, जो कि कल बनेगी, उस गवर्नमेंट के पीरियड में क्या चीज़ें होती हैं, लोगों को रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता, ये काउंट करेगा। और इसका एडिशनल फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को। अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते, और ये जो भी मशवरे दे रहा है इस्तीफे देने की, ये इतने गैर सियासी मशवरे हैं
जिसकी कोई वो नहीं होती है, इसलिए कि आप कभी भी एक सिस्टम से आउट नहीं होते हैं। सिस्टम में रह के आप चीजें तब्दील करते हैं और वो किस तरह कर सकते हैं। मसलन फर्ज करें 154, 140, 150 के करीब MNAs मौजूद हैं और 2 महीने बाद ये जो गवर्नमेंट बनेगी इसकी कोalition में क्रैक्स आ जाते हैं, तो वही विद इन मंथ जो है वही टेबल जो है दूसरी तरफ टर्न हो जाएगी। ट्रू, वही चीजें दूसरी तरफ टर्न हो जाएंगी। तो आप यही चीजें जो आज इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए फेस करनी पड़ी, वही चीजें कल शहबाज शरीफ अगर मुंतखब होते हैं तो शहबाज शरीफ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है। तो आप बाहर जो भी एहतजाज करें भरपूर करें, लेकिन सिस्टम से आउट अगर आप होंगे। ठीक है मजहर साहब, खबर भी यही है कि बड़ी तादाद में पीटीआई MNAs इस्तीफा नहीं देना चाहते। ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले आपसे बहुत छोटा सा मुख्तसर जवाब इस बात पर कि अब साजिश और ज़हनी गुलामी ये जो नैरेटिव है और नजर आ रहा है कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर लाएगी और भरपूर अंदाज में लाएगी, ये वोट में ट्रांसलेट होगा किस हद तक? ये सस्टेनेबल नहीं होता। देखिए 2002 में एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड हुआ था एंटी यूएस का, और उसके नतीजे में मुत्तहदा मजलिस अमल को बड़ी तादाद में नशिस्तें मिली, खैबर पख्तूनख्वा में भी और कराची और दूसरी जगहों पे भी वो एक बड़ी जमात। लेकिन 2008 के इलेक्शन में MMA हमें कहीं भी नजर नहीं आई। ठीक और यही चीज 2013 के बाद हमने देखी है कि उससे इमरान खान को फायदा हुआ, जो ऑपरेशन के हवाले से उनका मौक़िफ़ था। तो फायदा होता है, लेकिन इसका पूरे पाकिस्तान में नहीं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा में बहुत असर होगा उनका, वहां उनकी सबसे बड़ी और वो पहला जलसा भी खैबर पख्तूनख्वा में मंगल की रात करने जा रहे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बिल्कुल आखिरी जाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के सियासी फैसले क्या और किस हद तक असरअंदाज होंगे। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, आपकी तरफ आऊंगी। क्या करूं, आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, माजी में इतनी तलखी है, रुख माजी की तरफ हो जाता है। अब पंजाब के अंदर भी अभी CM का इलेक्शन होना है, कोई सरप्राइज होगा या वफाक की जो सूरत हाल में क्लैरिटी आई है ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए विन विन सिचुएशन देखते हैं? जी, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि उसको इस वक्त की जो अपोजिशन है, जो कल तक शायद अपोजिशन नहीं होगी, वो पंजाब को भी आसानी से ले लेगी। और देखिए, पंजाब को इन्होंने पूरी कोशिश की कि वफाक में हुकूमत बदलने से पहले हम मैनेज कर लें। चौधरी बहुत होशियार हैं और इस वक्त पूरी पंजाब की जो इंतज़ामिया उनके हाथ में है, उन्होंने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया, लेकिन वो नहीं कर सके। टाइम बाय करने की उन्होंने कोशिश की। उनका ख्याल था शायद वफाक में हालात कुछ फेवरेबल हो जाएं तो उसके बाद हमारा फ़ायदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पंजाब में भी बदलेगी। सिर्फ मैं एक चीज़, मुझे इजाज़त दीजिए पिछली गुफ्तगू से आगे बढ़ाने की। देखें, ये जो नैरेटिव है ना पाकिस्तान की अमेरिका की गुलामी का, ये बड़ा इंडियन नैरेटिव है। इंडिया का नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले जो तहरीक पाकिस्तान के लोग थे वो ब्रिटिश स्टूज थे, वो कर रहे थे जो बरतानिया चाहता था। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान जो है अमेरिकन स्टूज बन गया, उसने सब कुछ वो किया जो अमेरिका चाहता था, और अब पाकिस्तान चाइनीज कॉलोनी और चाइनीज स्टूज बनते जा रहा है। ये बात वो कह सकते हैं, तो अफसोसनाक बात है कि हम उसको दोहराएं और रीइंफोर्स करें और इंडिया में तालियां बजवाएं। और वो बंदा कह सकता है, बट माजरत के साथ ज़ैगम साहब, ये तो इस मुल्क की तारीख में रहा है, ये कौन सा पहली बार है? मैं आयशा आपसे यही कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को देखिए। जहां पे पाकिस्तान का कोर इंटरेस्ट था न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, अमेरिका ने क्या नहीं किया, कौन सी कोशिश नहीं की। जुल्फकार अली भुट्टो ने शुरू किया, जिसने उसको फांसी चढ़ाया उसने भी जारी रखा, और ज़ियाउल हक के बदतरीन दुश्मन जब वापस आए इक़्तिदार में, बीबी ने भी जारी रखा, नवाज शरीफ ने भी जारी रखा। अमेरिका ने क्या कर लिया? हमने पाबंदियां भी लगाई, हमने इमदादें भी दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। चाहे आप ईरान से कंपेयर कीजिए, 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए, पाबंदियां भी लगवाई, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बिठा दिया। उसके बाद चाइना के मामले पर देखिए, पाकिस्तान ने एक नहीं मानी 1960s से लेकर आज के दिन तक अमेरिका की। आप अफगानिस्तान की पॉलिसी देखिए, अमेरिका कहता है कि हमें पाकिस्तान ने हमें बैक में स्टैब किया है, हमसे मदद लेता रहा लेकिन अपने मफादात पे काम करता रहा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पाकिस्तान कुछ सुपर पावर नहीं है, कुछ सोवियत यूनियन नहीं है कि जाके अमेरिका से टकरा दे। अगर हम ईरान बनेंगे या नॉर्थ कोरिया बनेंगे, या हम इराक बनेंगे या शाम बनेंगे या लिबिया बनेंगे, तो अपनी कमर तुड़वाएंगे। अपनी हैसियत के मुताबिक हमने हमेशा अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। अब सवाल ये है कि हमारा वेट उस वक्त बढ़ेगा जब हमारा इकोनॉमिक वेट बढ़ेगा। इस इकोनॉमी के साथ
हमारी फॉरेन पॉलिसी का वेट नहीं बढ़ सकता। और सिर्फ आपको एक फिगर दे दूं, अभी जो है अथर भाई चैलेंज कर रहे थे इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसके बाद को, आप देखिए इनके अपने जो रीबेसिंग है, नई जो हिसाब किताब किया है ना इस हुकूमत ने, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान की कौमी दौलत इस वक्त 2018 से $10 बिलियन कम है। दुरुस्त। पाकिस्तान को नॉर्वे और डेनमार्क बनाना था। इस 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान का आम आदमी बांग्लादेश के आम आदमी पीछे से चला गया। 40% ग्रो हो चुका है। जी ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस पर किस दिन अलग एक डिबेट भी रखने की जरूरत है कि इकोनॉमिक वेट के साथ ही आपका फॉरेन वेट और फिर आपके मुल्क का वेट बढ़ता है। अतर साहब, मैं फिर एक बार आगे की बात करना चाहूंगी, मुस्तकबिल आने वाले दिनों की। आने वाली हुकूमत, बनने वाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज वही बात, अवाम को डिलीवरी और गवर्नेंस, या फिर पीटीआई का सड़कों पर एहतजाज, धरने और काम ना चलने देना बन जाएगा? देखिए, ये जो 6-7 महीने की, 8 महीने की जितनी भी देर की हुकूमत आ रही है, ये खास पर्पस के लिए आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी मुबारक महीने का नाम लिया कि अक्टूबर से पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो तब तक ये हुकूमत कायम रहेगी। सारी वो जो चीजें हैं ये करेंगे। इन्होंने इलेक्शन जो इस्लाहात करनी है उसमें ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनसे वोट का हक छीनना है। ये सब कुछ करने के बाद फिर ये नजरियाती होंगे, फिर ये एक दूसरे से लड़ेंगे और फिर ये इलेक्शन में जाएंगे और फिर आप देखेंगे ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाएंगे। तो इनके पास सिर्फ एक ही चैलेंज है कि जो अपने मफादात हैं एक दूसरे को एनआरओ देना है और ऐसा सिस्टम करना है कि जहाँ पे इनकी अपनी इंतजामिया हो, अपने एसी-डीसी हो और हर एरिया ये अपने बांट लेंगे और उसके बाद नजरियाती बन के इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है जी, बदा साहब आपकी तरफ आऊंगी और आपकी तरफ जरा ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन है, उसके 3 हिस्से। पहला तो ये कि क्या 7 माह बाद इलेक्शन है या 1.5 साल तक चला जाएगा? दूसरा 63 पर सदारती रेफरेंस है, मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल, और तीसरा काफ लीग का मुस्तकबिल। देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं तो शुरू से अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ था और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मैं चाहता था कि इस मुल्क का कोई तो वजीर आजम हो जो अपनी मियाद पूरी करे, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। वजीर आजम नहीं चाहता था। हुकूमत भी अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए, हुकूमत को भी 5 साल पूरे करने चाहिए अपने, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन इलेक्शंस जो है वो बेहतर यही है कि इलेक्शंस जो है 2023 के आखिर में जो वक्त पर इलेक्शन हो, उसकी वजह क्या है कि आप उसके लिए आपको प्रोविंशियल असेंबलीज के फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो। वरना अगर आपने 6 महीने 7 महीने बाद इलेक्शन किए तो फिर सिर्फ आपको कौमी असेंबली के इलेक्शन कराने पड़ेंगे और ये एक और बड़ा मामला बन जाएगा, फिर प्रोविंशियल असेंबलियों के पास इख्तियार होगा इंटरफेरेंस का। असल चीज क्या है कि ये इसलिए भी इनके ऑपोजिशन ने गैर जरूरी तौर पे ये किया, उसके जो भी रीजंस हों, ठीक है, लेकिन अब ये जो साल भर का पीरियड है इसका जवाब इन्हीं को देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट बनेगी, दुरुस्त हो गया। इन्हीं से सवाल किया जाएगा और ये फायदा जो है ये इमरान खान को लामहला हो जाएगा अनटिल अनलेस कोई मेजर रिलीफ ये ना दें, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो उसके लिए जो है। काफ लीग ने क्या गेन किया या लूज किया? काफ लीग सबसे बड़ी लूजर इसमें साबित हुई है। चौधरी परवेज इलाही बहुत ज्यादा मिस कैलकुलेट कर गए इस पूरी सिचुएशन को और इसकी वजह से आज काफ लीग को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल मुख्तसर लास्ट 63 के नीचे मुनहरिफ पे कोई वार होगा ये फिर ये खरीदो फरोख्त वाले बच जाएंगे? देखिए, खरीदो फरोख्त वालों को उनको खरीद तो लिया गया लेकिन फरोख्त की जरूरत नहीं पेश आई क्योंकि वो वैसे ही 177 हो गए थे। लेकिन इस प्रैक्टिस को खत्म करना पड़ेगा। ये जो प्रैक्टिस है ना कि आजाद की क्लॉज ही खत्म कर देनी चाहिए मेरे नुक्ते नजर से। ये हॉर्स ट्रेडिंग को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि यही मैंने पहले भी कहा कि आज इमरान खान इनको जमीन फरोश कहते हैं, सब कहते हैं। कल PMLN वाले इनको ज़मीर फरोश कहते थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी वाले कहते थे। वो ज़मीर फरोश अगर मेरे लिए जो है बिकें तो मुझे अच्छा लगता है, किसी और के लिए बिकें तो मुझे बुरा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मजहर अब्बास साहब, ज़मान साहब, अतर काज़मी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लेकिन ऑपोजिशन इत्तेहाद बिलाशुबा हुकूमत बना जाएगा, मगर कहते हैं ना कि इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, सर्वाइव कैसे करेंगे ये देखना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।